कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग पढ़े थे वर्ल्ड जियोग्राफी में कितने कॉन्टिनेंट होते हैं और कौन कौन से ओशंस हैं। ठीक है, तो कितने कॉन्टिनेंट थे, कितने महाद्वीप थे? 7 महाद्वीप थे। सबसे बड़ा कौन सा था? एशिया। एशिया के बाद उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप थे। ठीक है, और उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा देश सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। उसके बाद कौन सा? कनाडा। उसके बाद कौन सा? चीन। उसके बाद अमेरिका। और उसके बाद ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। और भारत के बाद अर्जेंटीना। अर्जेंटीना यहाँ पे है। ठीक है, पूरा नहीं आया है अर्जेंटीना, ये वाला है देश है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ पर है? कौन सी सबसे लंबी नदी है? नील नदी। 2 नदियाँ सबसे लंबी हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं नील नदी के बारे में और एक पढ़ते हैं अमेजन नदी। ठीक है, 2 नदियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो नील नदी जो है वो कहाँ पे है, किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी बहती है अफ्रीका महाद्वीप में, ऐसे जाती है। ये जो दिख रहा है ये झील टाइप का दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से निकलती है ये और ऐसे जाके यहाँ ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। ये है नील नदी। और एक नदी हम लोगों ने पढ़ी थी अमेजन नदी। अमेजन नदी कहाँ पर है? अमेजन नदी ब्राज़ील में बहती, मतलब ब्राज़ील में कई देशों से बहती है और सबसे ज़्यादा बहती है ब्राज़ील में। और ब्राज़ील में कहाँ पे है? ब्राज़ील में मतलब सॉरी, ये किस महाद्वीप में? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और ये नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे जाके यहाँ पे गिर जाती है। कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। कौन से अटलांटिक, कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ की खेती होती है? कॉफ़ी की खेती होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक विशेष प्रकार के वन पाए जाते हैं जिनको वर्षा वन कहते हैं। क्या नाम है उनका? अमेजन वर्षा वन, अमेजन रेन फॉरेस्ट। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत ही घने फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, और इतने घने हैं कि सूर्य की रोशनी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, और इस वजह से यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, यहाँ के जो जंगल हैं, उनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी के फेफड़ा। फेफड़ा क्या करते हैं? फेफड़ा हमारे सांस लेते हैं। सांस लेते हैं तो हमें क्या जीवन मिलता है? फेफड़ों की वजह से ही जीवन है। सांस लेने का काम कौन करता है? फेफड़े करते हैं, उससे हमें जीवन मिलता है। तो पृथ्वी का फेफड़ा है, मतलब यहाँ पे इतने जंगल हैं, इतने ढेर सारे जंगल हैं, इतने पेड़ पौधे हैं कि वो एक साथ बहुत सारी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है कि पृथ्वी के फेफड़े कौन है? अमेजन के वर्षावन, अमेजन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो कई चीज़ें हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ी थी। ठीक है, अब हम लोग पढ़े, अच्छा हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एक विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसको हम लोग दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव भी, अंटार्कटिका महाद्वीप में दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप में, अंटार्कटिका। और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसमें भारत के 2 स्टेशन हैं जिनमें भारत के जो वैज्ञानिक हैं वो शोध करने जाते हैं। कौन से स्टेशन है दोनों? क्या नाम है उनका? हाँ, मैत्री और गंगोत्री। गंगोत्री और मैत्री। ठीक है, गंगोत्री पुराना है, मैत्री नया है। आई बात समझ में? तो ये विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है, किसी भी देश का कब्जा नहीं है। देशों के अलग अलग देशों के वैज्ञानिक जाते हैं वहाँ, स्टेशन बनाते हैं और शोध करते हैं। शोध करते हैं मतलब रिसर्च करते हैं।
आई बात समझ में? अफ्रीका के बारे में हमने तुम लोगों को कल बताया था। अफ्रीका के में क्या समस्या है पूरे अफ्रीका में? हाँ, अफ्रीका में एक तो जो उत्तर अफ्रीका है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ है, भूमध्य रेखा से जो ऊपर है, उस अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है। और उस रेगिस्तान बहुत बड़ा है, 13-14 देशों में फैला हुआ है, जिस वजह से वहाँ पे वो इतना खतरनाक है कि ना खेती होती है, ना पानी गिरता है, ना सड़कें हैं, ना झरना है, ना नदी है, ना नाले हैं। वो पूरा रेत से ही ढका हुआ है, तो ये वाला इसलिए बेकार हो गया। ठीक है, बीच में वर्षा वन आ जाते हैं, इधर इस वाले क्षेत्र में वर्षा वन आ जाते हैं, तो इतना घना है कि खेती वेती नहीं हो सकती है। बचे कुचे यही 3-4 देश हैं, उसमें भी 2 ही 3 देश हैं जो काम के हैं। तो कुल मिला के ये पूरा महाद्वीप गरीबी में जी रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? डार्क कॉन्टिनेंट बोलते हैं। डार्क मतलब अंध, अंध महाद्वीप बोलते हैं। आई बात समझ में? और फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ऑस्ट्रेलिया में भी जो है, ऑस्ट्रेलिया में जो बड़े बड़े खेत हैं उनको क्या कहते हैं? स्टेशन कहते हैं। कुछ खेत इतने बड़े हैं लोगों के पास कि एक एक देश समाज है उसमें पूरा पूरा। और यहाँ पे जो है क्योंकि यहाँ पे भी रेगिस्तान है, तो ये लोग पशुपालन करते हैं, पशुपालन करते हैं। और जो है लोग समुद्र के किनारे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि बीच में रेगिस्तान है, गर्मी बहुत पड़ती है, समुद्र के किनारे मौसम अच्छा रहता है, और यातायात का साधन मिल जाता है। एरोप्लेन मतलब एयरपोर्ट होते हैं और पोर्ट होते हैं जो जहाज़ों वाले होते हैं, तो उससे सामान इधर से उधर सप्लाई हो जाती है और उड़ने की व्यवस्था रहती है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। एशिया महाद्वीप में तो अपना देश आता ही है, इंडिया। रूस जो है एक ऐसा देश है जो दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप और एशिया को मिला के बनता है यूरेशिया। क्या बनता है? यूरेशिया। यूरोप और एशिया को मिला के क्या बनता है? यूरेशिया। यूरेशिया महाद्वीप जो है यूरोप और एशिया को मिला के बनता है, जिसमें रूस जो है वो दोनों महाद्वीप में आता है। ठीक है, रूस की जो अधिकांश जनसंख्या है वो यूरोप में रहती है, और जो एशिया वाला भाग है रूस का, उसको साइबेरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ये साइबेरिया का ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? साइबेरिया का, साइबेरिया का रेगिस्तान। लेकिन यहाँ पे रेगिस्तान रेत वाला नहीं है, बर्फ वाला रेगिस्तान है, तो इसको हम बोल सकते हैं साइबेरिया का ठंडा रेगिस्तान। और दुनिया की सबसे ठंडी जो जगह है वो रूस में ही पाई जाती है, और उस जगह का क्या नाम है? वर्कोयांस्क नाम है। ठीक है, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। मॉस्को यहाँ कहीं पे है, इस जगह पे। ठीक है, और मॉस्को किस उसमें पड़ेगा? यूरोप में पड़ेगा कि एशिया में पड़ेगा? यूरोप में पड़ेगा, क्योंकि रूस की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है? यूरोप में रहती है। यूरोप थोड़ा सा गर्म जगह है, हल्की सी, अगर रूस से तुलना की जाए तो। रूस वाला जो क्षेत्र है, रूस में बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ के बड़े बड़े मैदान है, तो वहाँ कुछ हो ही नहीं सकता है, खेती वेती भी नहीं हो पाती, कुछ भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो लोग वहाँ रहना भी नहीं पसंद करते हैं। तो लोग कहाँ रहते हैं? यूरोप वाले क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पर कुछ मौसम ठीक है, थोड़ा सा भी मौसम ठीक है तो लोग वहाँ पे रहने लगते हैं। आई बात समझ में? रूस के बाद कौन सा देश आता है बड़ा सा? चीन आता है एशिया में। चीन वैसे भी तीसरे नंबर पे, चीन, उसके बाद इंडिया आ जाता है तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश। रूस जो है, ये मॉस्को जो है, ये यूरोप में भी फैला हुआ है। यूरोप ये वाला महाद्वीप है। ठीक है, ये भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर, देखो जैसे यूरोप और एशिया अलग हो रहे हैं, तो कैसे अलग हो रहे हैं? कोई प्रकृति के द्वारा निर्मित चीज होगी, कोई बाउंड्री नहीं होगी। जैसे यूरोप अफ्रीका से भूमध्य सागर से अलग हो रहा है, देखो बीच में नीला नीला है, तो ये भूमध्य सागर है, यहाँ से ये अलग हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अलग होता है यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत इसको अलग कर देता है। यूराल पर्वत के इधर क्या कहलाएगा? यूरोप, और यूराल पर्वत के उधर वाला एशिया कहलाता है, एशिया महाद्वीप कहलाता है। ठीक है, ये इस तरफ वाला क्षेत्र उत्तर अमेरिका कहलाता है,
और इसके नीचे वाला क्षेत्र दक्षिण अमेरिका कहलाता है। ये तो अफ्रीका है ही, पता ही है, और एशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पे इसके नीचे जो है दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप में दक्षिणी ध्रुव है। क्लियर? और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तुम लोगों को इंग्लैंड के बारे में बता दें। इंग्लैंड कहाँ पे? ये देखो छोटा सा दिख रहा है इतने बड़े उसमें, इसने पूरे विश्व में कब्जा करके रखा हुआ था। ये गजब की बात है। यहाँ के लोग इतने वो थे, क्या कहते हैं, कामकाजी थे, इतने फुर्तीले थे, इतने ताकतवर थे कि इन्होंने पूरे विश्व पे कब्जा करके रखा हुआ था। ठीक है। अच्छा ये बताओ, भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। भारत की खोज का क्या मतलब है? भारत को खोजा गया था, भारत था नहीं पहले, जब उसने खोजा तब भारत के लोग आए, भारत में लोग आए। क्या भारत की खोज का क्या मतलब होता है? हाँ, नहीं, सब लोग जानते, बहुत लोग थे, तभी तो भारत को खोजा गया। भारत की खोज का मतलब हुआ भारत आने का रास्ता किसी को नहीं पता था। जैसे इधर से तो रास्ता पता था, जमीन वाला, लोग आते जाते थे, पानी वाले से कोई नहीं आ पाता था। ठीक है, तो भारत की खोज, एक नाविक था वास्को डी गामा, क्या नाम था? वो पुर्तगाल का रहने वाला था। पुर्तगाल इसमें से कहाँ पे है? पोलैंड। पुर्तगाल यहाँ कहीं पे, इस जगह पे। ठीक है, तो पुर्तगाल ऐसे चला यहाँ से, इस जगह से होते हुए ऐसे ऐसे चला यहाँ से, नहीं पुर्तगाल ये है। ठीक है, यहाँ से चला, ये कहाँ से चला? ये चला इस जगह से, ऐसे ऐसे होते 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 ऐसे 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 होते हुए यहाँ रुका, फिर यहाँ से होते हुए ऐसे जाके यहाँ पहुँचा। यहाँ पे एक जगह, एक पोर्ट का नाम है, क्या नाम है उसका? कालीकट। क्या नाम है? कालीकट। सबसे पहले उसका जहाज सन 1498 में, कब? 1498 में कालीकट पहुंचा। कौन पहुंचा? वास्को डी गामा पहुंचा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। वो भारत किस लिए आया था? भारत में व्यापार की खोज में आया था। और भारत में कौन सी चीज़ का व्यापार करने आया था? मसालों का व्यापार करने आया था, कि यहाँ से उसने मसाले खरीदे, और मसाले खरीदने के बाद उसने जाके यहाँ बेचे। उसके पहले इन लोगों को पता ही नहीं था कि मसाले भी होते हैं, गरम मसाला, सब्जी मसाला, छोला मसाला, ये सब पता ही नहीं था। क्या खाते होंगे लोग? नमक, और नमक पानी उबाल के खाते होंगे लोग। ठीक है, बात समझ में आई? और इंग्लैंड कहाँ पे? यहाँ पे है। ठीक, तो ये जो है, ये रूट बहुत दिनों तक, 400-500 सालों तक यही रूट यूज होता रहा भारत में। फिर इसमें 6 महीने लग जाते थे किसी जहाज को यहाँ से चलकर भारत पहुँचने में। कितने महीने लगते थे? 6 महीने। तो बहुत लंबा समय होता था। 6 महीने आने में लग गए, 6 महीने जाने में लग गए, तो समय की बहुत बर्बादी हो रही थी। फिर 1869 में एक नहर बनाई गई, उसका नाम रखा गया स्वेज नहर। स्वेज नहर यहाँ पे खोदी गई, इस जगह पे। ठीक है, स्वेज नहर 1869 में। अब रास्ता बहुत आसान हो गया। अब कोई जहाज यहाँ से चलेगा, ऐसे चला, यहाँ से होते हुए ऐसे पहुँचा, यहाँ से ऐसे पहुँच गया। तो ये रूट देखो पास वाला हो गया ना, इधर वाला। तो अब एक ही हफ्ते लग रहा था, 10 दिन लग रहे थे, 15 दिन लग रहे थे। तो यहाँ वाला रूट आसान हो गया, ये वाला। तो ये स्वेज नहर है, और ये नहर जो है ये मानव निर्मित नहर है। ठीक है, और ये व्यस्ततम नहर है, मतलब इसमें, क्योंकि इसका रूट बहुत वो है ना, शॉर्टकट है ये यूरोप जाने का क्या है, शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट है तो पेट्रोल डीजल ईंधन बचेगा। ठीक है, तो दुनिया के बहुत सारे जहाज जो हैं वो स्वेज नहर यहीं से होके निकलते हैं। अभी 2-3 साल पहले क्या हुआ था, कोरोना के समय शायद, एक चीन का जहाज था, उसका कुछ परसिवरेंस शायद नाम था। और ये नहर ज़्यादा चौड़ी नहीं है, एक बार में एक ही 2 जहाज इधर से आ पाता है, जा पाता है, मानव निर्मित है ना, तो इसको ज़्यादा चौड़ी नहीं बनाया गया इस नहर को।
तो क्या हुआ, वो परसिवरेंस जहाज जा रहा था, ऐसे चला जा रहा था यूं करके, ऐसे मान लो ये जहाज है, अब हम जहाज बना नहीं पाएंगे इसको, जहाज ऐसे जा रहा था, ठीक है, ये गलती से मुड़ गया, ये जहाज ऐसे हो गया, ये नहर बंद हो गई, ये पता नहीं कैसे क्या हुआ, आंधी आई तूफान आया क्या हुआ, ये जहाज कैसा हो गया, टेढ़ा हो गया। जैसे तुम सड़क पे कार लेके जा रहे हो और कार क्या हो जाए बाई चांस, या ट्रक समझ लो, एक बड़ा ट्रक पतली रोड से जा रहा है, वो ट्रक क्या है ऐसे ऐसे खड़ा हो जाए, तिरछा खड़ा हो जाए, तो उधर के जहाज उधर रुक गए, इधर के जहाज इधर रुक गए तो जहाज बाकी सब, बहुत सारे जहाज रुक गए, हजारों लाखों की संख्या में। तो क्या हुआ, महंगाई बढ़ने लगी। अब जहाज इधर वाला रूट क्या हुआ, इधर वाला रूट बंद हो गया, सुएज नहर वाला, तो अब जहाज कहाँ से जाने लगे, अब जहाज फिर पुराना रूट वास्को डिगामा वाला पकड़े, और जब इधर से जाने लगे तो क्या हुआ, डीजल ज़्यादा लगने लगा, डीजल ज़्यादा लगा तो क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई। समझ गए, तो सुएज नहर आज भी हमारे जीवन के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सुएज नहर पे फिलहाल किस देश का कब्जा है, कौन सा देश अधिकार रखता है सुएज नहर में, मिस्र देश रखता है। कौन सा देश, मिस्र देश। मिस्र कहाँ पे है, मिस्र ये देश है, इंग्लिश में इसको इजिप्ट बोलते हैं, जैसे अब इंडिया को हिंदी में भारत बोलते हैं और इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, वैसे ही इजिप्ट को मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं और हिंदी में मिस्र बोलते हैं। मिस्र में बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं, मिस्र में बड़े बड़े पिरामिड पाए जाते हैं, जो दुनिया के आश्चर्य हैं कि वो पिरामिड बने तो कैसे बने, ऐसा कहा जाता है मानव निर्मित है ही नहीं, कोई दूसरे लोग आके बना के चले गए। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, उनको इतनी ऊंचाई पे तब कैसे लेके गए जब क्रेन व्रेन थी ही नहीं, तो लोगों ने उठा के इतनी ऊंचे पहुंचाया कैसे, ये आज भी आश्चर्य बना हुआ है। तो मिस्र जो है उसमें नील नदी भी बहती है। मिस्र दो चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है, तीन चीज़ों के लिए। पहला, नील नदी मिस्र से ही होके गुजरती है और भूमध्य सागर में गिरती है, इसलिए फेमस है। दूसरा, मिस्र में पिरामिड पाए जाते हैं, इसलिए फेमस है। तीसरा, मिस्र में सुएज नहर है, ठीक है। सुएज नहर पे अधिकार किसका है, मिस्र का है। मिस्र के ही कहने से कोई जहाज आगे बढ़ता है, रुकता है या चलता है, फंसता है, जो भी है सब मिस्र के कहने पे है, ठीक है। बात समझ में आई। तो मिस्र हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह की क्या एक दो और नहरें हैं, एक दो नहर और हैं, पनामा नहर है एक। कौन सी नहर है, अब एक बड़ी समस्या थी, जैसे मान लो कोई ब्रिटेन का जहाज है, तो यहाँ का समझना कितना बढ़िया तुम लोगों को बताएंगे। एक, जैसे यूरोप और अमेरिका जो है ये खूब आपस में व्यापार करते हैं, यूरोप की बनी चीज़ें अमेरिका जाती हैं, अमेरिका की बनी चीज़ें यूरोप आती हैं, ठीक है। यूरोप कहाँ है, ये है यूरोप, एक अमीर महाद्वीप है, यहाँ के लोग कैसे हैं, अमीर लोग हैं, तो ये लोग खूब व्यापार करते हैं। अब व्यापार करते हैं, अब जैसे यहाँ से कोई जहाज चला, फ्रांस से चला, ये कौन सा देश है, फ्रांस, सीधे आया अमेरिका आ गया यहाँ पे कौन सा बंदरगाह इनको मिला, न्यूयॉर्क मिला। कौन सा मिला, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क शहर मिला, जहाज उतार दिया। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, यहाँ पे जहाज उतरा, जहाज में बहुत सारा माल है, वो माल अब कहाँ जाना है, इस जगह पे जाना है, यहाँ पे जाना है। तो अब यहाँ से इस जगह पे कम से कम 6-7-8 हज़ार किलोमीटर की दूरी है, ये कैसे पार हो, ट्रेन से जाए। ट्रेन बड़ा खर्चीला साधन था, पहले जहाज से माल उतरेगा, फिर एक जगह रखा जाएगा, रखने के बाद माल फिर ट्रेन में लादा जाएगा, फिर ट्रेन में लद के वो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। बीच में न जाने कितने सब स्टेशन निकलेंगे, क्या क्या समस्या रहेंगी, वो तो रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। तो अच्छा, जहाज से अगर आ रहा था, यहीं पहुँचा रहे थे, तो जहाज से ऐसे पहुँचाया जा रहा था, इधर से घूम के, इधर पानी है यहाँ पे, ऐसे घूम के यहाँ पहुँच रहा था, ये भी बड़ा लंबा हो गया, और उधर बीच वाली ज़मीन कहीं थी ही नहीं, ठीक है। तो फिर इन लोगों ने दिमाग लगाया, इन लोगों ने एक पनामा नहर बनाई। कौन सी नहर बनाई, पनामा नहर बनाई। पनामा नहर कहाँ बनाई, इस जगह पे बनाई, ये देखो पतली सी जगह दिख रही है, ये पनामा, ये देखो लिखा भी है पनामा, यहाँ पे पनामा नहर बनाई, ये देश है पनामा। पनामा देश से बातचीत हुई, कहा गया यार
पनामा से कहा गया है देखो तुम्हारे पास पतला छोटा सा देश है, पतला पतला, ठीक है, इसकी चौड़ाई कम है, जहाँ सबसे कम चौड़ाई होगी उसी जगह तो ज़मीन खोदी जाएगी। तो इससे कहा गया यार जो है तुम हमको कुछ ज़मीन दे दो। अमेरिका ने कहा हम यहाँ पे खुदाई कर देंगे और यहाँ पे नहर बना देंगे। नहर बन जाएगी तो जो जहाज यहाँ से आएंगे, ऐसे जहाज आएंगे यहाँ से होते हुए ऐसे करके यहाँ पहुँच जाएंगे, तो क्या होगा, खर्चा बच जाएगा। ठीक है, तो फिर ये नहर यहाँ पे खोदी गई, इसका क्या नाम रखा गया, पनामा। पनामा नहर। कौन सी नहर, पनामा नहर। तो समझ में आया नहर क्यों खोदी गई, मानव निर्मित नहर। आई बात समझ में, ठीक है। और देख लो, जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है ईंधन, कौन सा यूज होता है, पेट्रोलियम यूज होता है। पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल कहाँ पाया जाता है, पेट्रोल और डीजल जो पाया जाता है वो इस क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल बड़ी भारी मात्रा में पाया जाता है, बहुत पाया जाता है, पूरे विश्व की सप्लाई यहीं से होती है। रूस में भी पाया जाता है, एक दोस्त यहाँ पे वेनेजुएला, यहाँ भी खूब पाया जाता है, अमेरिका में भी पाया जाता है, रूस में पाया जाता है। ठीक है, इन इन जगहों पे खूब तेल पाया जाता है, लेकिन सबसे बढ़िया सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है। तो इसी वजह से ये जो देश हैं ये या तो अमेरिका से लड़ाई लड़ते हैं या अमेरिका के दोस्त हैं। जिसने अमेरिका से लड़ाई की, अमेरिका ने उस देश पे कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा कर लिया, या वहाँ पे क्या किया कि इतना मारा कूटा कि सारी सरकार ही खत्म हो गई। या फिर अमेरिका से दोस्ती कर ली। तो अमेरिका से कौन सा देश दोस्ती कर लिया, सऊदी अरब। सऊदी अरब में दुबई उबई सब जाते हैं ना, यूएई मैच होते हैं, तो वो इसी वजह से यहाँ पे सब रुपया लगा हुआ है अमेरिका का, यहाँ पे खूब तेल है। तो यहाँ के लोगों ने क्या कहा, राजा जो था, प्रिंस था, राजा था, उसने क्या कहा, अमेरिका से तेल निकाल लो, लेकिन हमारे देश में जो है रुपया इन्वेस्टमेंट कर दो, बिल्डिंग बना दो, अस्पताल बना दो, रोडें बना दो, सड़कें बना दो, और जो है घूमने फिरने की जगह बना दो। तो यहाँ पे खूब लोग आते हैं घूमने के लिए। दुबई, समझ में आया, दुबई किस लिए है, दुबई केवल एक चीज़ के लिए फेमस है कि अगर वहाँ से पेट्रोल हटा लिया जाए तो दुबई कोई जाएगा ही नहीं, गर्मी इतनी है वहाँ पे, रेगिस्तान है वहाँ, क्या है, रेगिस्तान। रेगिस्तान ये पूरे इलाके में फैला हुआ है, ये पूरा रेगिस्तानी है। यहाँ कोई जाने का मतलब ही नहीं, यहाँ केवल तेल की वजह से लोग जाते हैं, तेल की वजह से रुपया है और रुपया की वजह से लोग पहुँचते हैं दुबई। ठीक है, बात समझ में आई। अब आओ आगे, अब तुम लोगों को हम पढ़ाते हैं अक्षांश और देशांतर। क्या, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर, देखो अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। जैसे पृथ्वी जो है वो गोलाकार है, पृथ्वी गोलाकार है, या हम कह सकते हैं कुछ अंडाकार है। ठीक है, फिलहाल हम इसको गोलाकार मानते हैं। ठीक है, पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन इस गोले में हम कैसे जाने कि कौन सी जगह कहाँ पर है, ये बताना बड़ा कठिन काम है। तो इसको रेखाओं में डिवाइड किया गया। जैसे मान लो जैसे हमको बताना है कि ये वाली जगह बताओ, तो ये बताना बड़ा आसान है। जैसे इसका नाम हम रख दें ABCD, इसका 1 2 3 4 नाम रख दें, और क्या भैया ये वाली जगह का नाम बताओ क्या है, तो हम इसका नाम बताएंगे, ये जगह का नाम है B3। कैसे आया B3, B से रेखा गई और 3 से रेखा गई, जहां मिली वही जगह B3 हो गई। ठीक है, तो रेखाओं से हमें बताना आसान हो गया कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो यही काम हमें पृथ्वी पे करना था।
पृथ्वी पे भी हमको जगह बतानी थी कि कौन सी जगह किस जगह पे है, ठीक है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी थी। जब हम लोग जीपीएस यूज करते हैं ना, जब हम किसी को अपनी करंट लोकेशन भेजते हैं, करंट लोकेशन भेजी जाती है व्हाट्सएप पे, हम लोग करंट लोकेशन भेजते हैं, करंट लोकेशन। करंट लोकेशन का मतलब जहाँ पर हो वर्तमान में, वर्तमान में जहाँ पे हो वहाँ की लोकेशन भेज दो तो दूसरा आदमी ट्रैक करते हुए आ जाता है। तो लोकेशन भेजते हो मतलब तुमने क्या किया, ऐसे ऐसे रेखा डिवाइड है ऐसे करके तुमने इस पॉइंट का अपना भेज दिया कहाँ पे, तो जीपीएस तो है घुमा फिरा के यहीं पहुँचा देता है इस जगह पे, ऐसे काम करता है। अब आओ इस पे अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे आओ। दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक पड़ी रेखाएं और एक खड़ी रेखाएं। जो पड़ी रेखाएं हैं उनको हम कहते हैं अक्षांश, और जो खड़ी रेखाएं हैं उनको हम कहते हैं देशांतर। तो 0 डिग्री एक एक ऐसी रेखा है जो 0 डिग्री पे है, ठीक है। 0 डिग्री वाली रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है, पड़ी वाली रेखा, पड़ी वाली रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है उसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं भूमध्य रेखा, या हम इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाओं का मतलब ऐसी रेखाएं जिनको केवल हमने कल्पना कर ली कि जैसे मानते हैं सवाल में माना क्रय मूल्य 100 रुपए, वैसे ही हमने इसको मान लिया है कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा जाती है जो 0 डिग्री है, पड़ी रेखा है, उसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहेंगे, ठीक है। इसी तरह इसके ऊपर वाली रेखा जाती है, इसके ठीक बगल में एक रेखा जाएगी जिसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री वाली रेखा। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर कितना जाएगा, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे होते होते जो है यहाँ पे एक रेखा पहुंचेगी उसको क्या बोल देंगे, 90 डिग्री। क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। और 0 डिग्री से जो ऊपर की तरफ जाएंगी वो क्या होंगी, नॉर्थ, ठीक है। और फिर यहाँ से भी चालू होंगी 1 डिग्री, इसको दूसरे कलर से कर दें, ये हो गई 1 डिग्री, ये हो गई 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, ऐसे होते होते इधर वाला जो पहुंचेगा यहाँ पे क्या पूछेगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री साउथ हो गया और ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण। भूमध्य रेखा से जो रेखाएं, ऐसे समझना, भूमध्य रेखा ये वाली, भूमध्य रेखाओं से जो ऊपर की तरफ है वो सारी रेखाएं नॉर्थ है और नीचे वाली साउथ। तो ऊपर वाली जो रेखा है, ऊपर वाली जो जमीन है, जो कुछ भी है भूमध्य रेखा से सब नॉर्थ कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा, और भूमध्य रेखा से नीचे वाला सब क्या कहलाएगा, दक्षिण कहलाएगा। आई बात समझ में। अब देखो, अब इसमें भी कुछ खड़ी रेखाएं होती हैं, उनको क्या कहते हैं, पड़ी वाली रेखा अक्षांश। ये सब क्या है, ये अक्षांश है, ये सब क्या है, अक्षांश है। इंग्लिश में इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कुछ खड़ी रेखाएं होती हैं। खड़ी रेखाएं कैसी होती हैं, इस तरह की होती हैं खड़ी रेखाएं। एक ऐसी रेखा आती है, ठीक है। तो ये जो है 0 डिग्री से चालू होती है, कहाँ थे, 0 डिग्री से ये 180 डिग्री तक जाती हैं, ठीक है। कहाँ तक जाती हैं, 180 तक। फिर 180 डिग्री ये इधर जाती हैं, तो ये कुल मिला के बहुत रेखाएं हैं, 180 इधर जाती हैं, 180 इधर जाती हैं, ठीक है। और इन इन जो जो खड़ी वाली रेखाएं इनको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं बोलते हैं, देशांतर रेखाएं, इनको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं,
देशांतर रेखा। ठीक है, इनसे हम समय की माप करते हैं। क्या करते हैं? समय की माप होती है। जो 0 डिग्री वाली रेखा है, 0 डिग्री वाली रेखा, जो 0 डिग्री वाली रेखा है वो एक जगह है, उसका नाम है ग्रीनिच। क्या नाम है? ग्रीनिच। वो यहां से निकलती है, इंग्लैंड से कहीं से। इस जगह पे एक जगह है, ग्रीनविच या ग्रीनिच, ग्रीनिच नाम है। वो यहाँ से निकलती है, ग्रीनिच रेखा इस जगह से कहीं से निकलती है, ऐसे करके जाती है 0 डिग्री। ठीक है, सारा समय का जो भी झोल है वो सब यहीं से चालू होता है। ठीक है, मतलब यहीं से तुलना की जाती है। जैसे हम कहते हैं 12 बज रहा है, तो 12 इसलिए बज रहा है क्योंकि हमारा जो देश है वो 5.5 घंटे आगे रहता है इससे। ठीक है, जैसे हमने कहा हमारे यहाँ 5:30 बज रहा है, शाम का कितना बज रहा है? 5:30। तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा? 12 बज रहा होगा। ठीक है, कभी कभी तुम देखते होगे कि वेस्ट इंडीज में क्रिकेट मैच होता है तो वहाँ सुबह सुबह चालू हो जाता है मैच, सुबह चालू हो जाता है। वेस्ट इंडीज कहाँ पे? इस जगह पे। तो अब सोचो 5 घंटे का तो अंतर इतने में ही हो गया। यहाँ तक कितना अंतर हो जाएगा? 10-12 घंटे का हो जाएगा। तो उनके हिसाब से तो वो शाम को चालू कर रहे हैं मैच, हमारे यहाँ सुबह चालू हो रहा है। तो सुबह शाम का अंतर होता है। ठीक है, ये क्यों होता है? ये एक्चुअली में सूर्य की रोशनी से सब डिपेंड करता है, सूर्य की पोजीशन से। होता क्या है कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, ऐसे गोल है। तो सबसे पहले जो है सूर्य की रोशनी यहाँ जापान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? जापान। सबसे पूर्व में देश कौन सा है? जापान में, देखा जाए तो जापान को कहते ही है उगते सूरज का देश। क्या बोलते हैं? उगते सूरज का देश। सबसे पहले जापान में ही दिन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो जापान पहले रोशनी कहाँ आई? जापान में आई। पृथ्वी ऐसे से घूम रही है ना गोल गोल, तो जापान में आई। फिर कहाँ आई? चीन में। फिर यहाँ रोशनी है तो यहाँ दिन हुआ, फिर यहाँ दिन हुआ, यहाँ दिन हुआ, यहाँ दिन हुआ, यहाँ दिन हुआ, फिर यहाँ दिन हुआ, यहाँ दिन हुआ, यहाँ दिन हुआ, यहाँ दिन हुआ। तो ऐसे होता है। तो जब यहाँ दिन हुआ तो यहाँ वाला हिस्सा पीछे चला गया, तो सूर्य की रोशनी इसमें पड़ी नहीं रही, तो यहाँ अंधेरा हो गया। आई ना बात समझ में? तो पृथ्वी पे जहाँ रात, कहीं रात होती है, कहीं दिन होता है। पूरी पृथ्वी में एक साथ कभी दिन नहीं रहेगा ना, पूरी पृथ्वी में एक साथ कभी रात रहेगी। ठीक है, तो कहीं दिन कहीं रात, ये चला करता है पृथ्वी पे। ठीक है, और ये सब कैसे, इसका मापा कैसे जाता है? सारा काम देशांतर रेखा से होता है। आई बात सुन में? तो अब ये देखो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये मैप देखो, ध्यान से देखना है मैप। इस मैप में देखो, ये वाली बड़ी वाली रेखाएं कौन सी है? अक्षांश रेखाएं। और खड़ी वाली रेखाएं कौन सी रहेंगी? देशांतर रेखा रहेंगी। तो अक्षांश रेखाएं जो हैं वो एकदम जो बीचों बीच वाली जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री, 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, ये भूमध्य रेखा हो गई। और ये वाली जो खड़ी वाली रेखा है उसमें 0 डिग्री वाली को हम क्या कहते हैं? प्राइम मेडिटेरियन, मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अब इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मानक समय रेखा, क्या बोलते हैं, चलो इसको इंग्लिश में याद रखो, प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री, तो यहीं से सारा समय इधर होता है। अच्छा, इसमें भी याद रखना, इसमें हम लोग पढ़ते हैं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ना, उत्तर दक्षिण पूरब पूर्व और पश्चिम, ये पढ़ते हैं ना। जागरपी में कुछ भी जब पढ़ा जाता है तो ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं होता है कुछ भी इसमें, जो हम लोग गलत ढंग से बोलते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। उत्तर दक्षिण डिसाइड कहाँ से होता है? उत्तर दक्षिण डिसाइड होता है यहाँ से, 0 डिग्री से, अक्षांश रेखाओं से। अक्षांश के ऊपर वाला कहलाएगा उत्तर और अक्षांश के नीचे वाले सारे कहलाएंगे दक्षिण। ठीक है, पूरब पश्चिम कहलाएंगे देशांतर रेखाओं से। 0 डिग्री के राइट हैंड पे जो रहेंगे उनको क्या कहलाएंगे? पूर्व। और 0 से इधर वाले कहलाएंगे पश्चिम। आई बात समझ में? तो अब ये ध्यान रखना,
लेकिन कभी कभी देखो ऐसा होता है, ऐसे ध्यान रखो इसको, जैसे मान लो जैसे दो जगह हैं, एक ये जगह और एक ये जगह, ठीक है, ये मान लो ए और ये मान लो बी। अब ये देखा जाए तो दोनों पूर्व दिशा में है, 0 से मतलब 0 डिग्री से इस तरफ है, तो क्या हो गया पूर्व दिशा। दोनों ए बी पॉइंट और ए पॉइंट दोनों पूर्व दिशा में है कि नहीं है, है। लेकिन कहा जाए बी पॉइंट कहाँ पे है, अब तुम खड़े हो ए पे तो तुम बताओगे ए के बाएं हाथ पे, कहाँ पे, पश्चिम में, ए के पश्चिम में, और ए कहाँ है, बी के पूर्व में। तो ऐसे भी तुलना होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो इस जगह पे, जैसे ये ए है और ये है बी, तो देखा जाए तो दोनों पॉइंट कहाँ पे हैं, उत्तर में है। लेकिन अगर इन दोनों की बात की जाएगी तो बी के उत्तर में ए है, लेकिन ए के दक्षिण में बी है, ठीक है। जब नीचे की तरफ ऐसे आएगा तो क्या होगा, दक्षिण, जब ऊपर की तरफ होगा तो क्या होगा, पूर्व, तो सारी उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अब तुमको लोगों को हम बताएंगे, केवल अब हम एक चीज और समझाएंगे, देख लें क्या है आगे। हाँ ये इक्वेटर हो गया, हाँ इसी मैप पे समझाते हैं बढ़िया से। हाँ इसमें देखना, ये बढ़िया मैप है, इस वाले मैप में ये कौन सा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका, और ये वाला महाद्वीप उत्तर अमेरिका है, ठीक है। ये वाली रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा है, ठीक है। भूमध्य रेखा में रोज बारिश होती है, भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र होता है उसमें रोज बारिश होती है, रोज बारिश होना ही है, करोड़ों सालों से हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो इसी रेखा में जितने भी देश आते हैं उनमें सब में घने घने जंगल हैं, ठीक है। तो इस रेखा से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, 5 डिग्री यहाँ मान लो, ये 5 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या होगा 5 डिग्री, ये वाला जो क्षेत्र है, ध्यान देना, इस क्षेत्र में भयंकर घने जंगल हैं। इसी क्षेत्र में हमारी अमेजन नदी बहती है, इसी क्षेत्र में अमेजन रेन फॉरेस्ट है, और अफ्रीका महाद्वीप में भी तुमने बताया था जंगल होते हैं, वो इसी लाइन में आते हैं, इसी के सामने वाले में आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। ये ऐसे समझो यहाँ पे, ये ये देखो, ये वाला याद है, ये वाला यही तो पढ़ रहे थे हम लोग ना, भूमध्य रेखा यहीं से तो निकल रही थी, ये सीधे जाएगा तो ये वाला जो क्षेत्र रहेगा यहाँ पे खूब जंगल है, और इसके सामने जहाँ जहाँ जो कुछ पड़ेगा वहाँ क्या रहेंगे, जंगल रहेंगे, खूब बारिश होगी यहाँ पे, भयंकर बारिश होगी, ठीक है। बात समझ में आई। ये हो गया इतने में, ठीक है। एक रेखा होती है 23.5 डिग्री की, कौन सी, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, और एक रेखा होती है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा ही देते हैं यहाँ पे, ये 23.5 डिग्री साउथ और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस वाली रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। और इस वाली रेखा को कहते हैं मकर रेखा। तुम लोगों ने एक शब्द सुना होगा मकर संक्रांति, सुना है, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हमारे यहाँ कब मनाई जाती है, 14 जनवरी, 14 या 15 जनवरी के आसपास, ठीक है। तो वो ये इसी के लिए बना हुआ है। हमारे देश में ठंडी कब पड़ती है, जब सूर्य जो है वो मकर रेखा पे चमकता है। सूर्य, हाँ सूर्य की खास बात जानो, दो रेखाएं हैं, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। सूर्य जो है हमारा बस इसी पे चलता है, कभी 23.5 डिग्री पे चमकेगा तो कभी चमकेगा 23.5 डिग्री साउथ पे, कभी भूमध्य रेखा पे चमकेगा, ठीक है। अब इसकी स्थिति समझना, हमारे यहाँ गर्मी कब पड़ती है,
हम लोग कर्क रेखा के निवासी हैं। कहाँ पे रहते हैं? कर्क रेखा पे। हमारा देश कौन सी रेखा पे आता है? कर्क रेखा पे। तो जब हमारे देश हमारे हमारे हमको गर्मी लगती है, गर्मी पड़ती है, खूब गर्मी लगती है, तो इसका मतलब सूर्य कहाँ चमक रहा है? कर्क रेखा पे चमक रहा है। कर्क रेखा पे चमक रहा है, ठीक है। तो कर्क रेखा पे चमक रहा है मतलब इस लाइन में जितने भी देश आएंगे, इस लाइन में जितने भी देश आएंगे सब गर्मी झेलेंगे। इस लाइन के थोड़ा ऊपर वाले, इस लाइन के थोड़ा नीचे वाले, सब गर्मी झेलेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद मकर रेखा, जब मकर रेखा में सूर्य चमकता है, अच्छा एक बात और, जब इस लाइन पे सूर्य चमकता है तो इस लाइन में पड़ने वाले सारे देशों में क्या होगा? गर्मी पड़ेगी। लेकिन उसी के साथ साथ इस लाइन पे रहने वाले सारे देशों में ठंडी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है इधर से ऐसे जब चमकेगा तो सूर्य की रोशनी ऐसे यहाँ पे रहेगा सूर्य, तो इस पे पड़ी, तो मकर रेखा पे तिरछा पड़ेगी रोशनी, ठीक है। जब तिरछा पड़ेगी तो कोई चीज़ सीधी पड़े और तिरछा पड़े तो अंतर होता है। इस पे जो कर्क रेखा पे सीधी रोशनी पड़ती है तो यहाँ पे गर्मी पड़ती है। मकर रेखा पे सीधी नहीं पड़ेगी तो इन मकर रेखा पे पड़ने वाले सारे देशों में क्या होगा? ठंडी पड़ेगी। ठीक है, इसका उल्टा, जब मकर रेखा पे सूर्य चमकेगा 6 महीने बाद, कहाँ चमकेगा? मकर रेखा पे। मकर रेखा पे चमकेगा तो कर्क रेखा पे ठंडी पड़ेगी। अभी सूर्य जो है अब धीरे धीरे मकर रेखा की तरफ बढ़ रहा है। मकर रेखा पे पहुंचेगा 21 या 23 दिसंबर को। कब पहुंचेगा? हाँ, 21 दिसंबर को। कब पहुंचेगा? और 21 या 23 दिसंबर को पहुंचेगा तो कर्क रेखा वाले सारे देश ठंडी में कांपेंगे, ठीक है। और फिर ठीक 6 महीने बाद 21 जून को सूर्य फिर कर्क रेखा पे पहुंचेगा। और 21 जून को तुमको याद होगी हमारे देश में कितनी गर्मी पड़ती है। और जैसे ही यहाँ पहुंचेगा कर्क रेखा पे सूरज, यहाँ वाले गर्मी खा जाएंगे, और यहाँ वाले जब गर्मी खाएंगे तो यहाँ वाले ठंडी। ठीक उल्टा चलता है, कर्क रेखा गर्म तो मकर रेखा ठंडा। कर्क रेखा गर्म तो मकर रेखा ठंडी, और मकर रेखा ठंडी, मकर रेखा गर्म तो कर्क रेखा ठंडी। तो हमारे यहाँ ठंडी किस महीने में पड़ती? दिसंबर और जनवरी के महीने में पड़ती। तो दिसंबर और जनवरी के महीने में ठंडी पड़ती है, और ये अधिकांश देशों में पड़ती है। यूरोप कहाँ पे है? देखो ऐसे समझना, कर्क रेखा यहाँ से निकलती है इस जगह से। अब मकर रेखा कहाँ से निकलती है? यहाँ से निकलती है, ऐसे निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पे गर्मी पड़ रही है तो यहाँ पे ठंडी पड़ेगी, और इसके ऊपर और ठंडी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ठंडी हमने इसलिए क्योंकि भारत में ठंडी पड़ रही है, तो यहाँ पे ठंडी पड़, यहाँ पे चमक रहा है सूरज इस रेखा पे, तो इस रेखा पे पड़ने वाले सारे देशों पे क्या पड़ेगी? ठंडी पड़ेगी। इसके ऊपर वाले देशों में और ठंडी पड़ेगी। आ रही ना बात समझ में? तो इसके ऊपर देखो, यूरोप इसके ऊपर ही है कि नहीं? ऊपर नॉर्थ में है। अब हम नॉर्थ की बात करेंगे, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा पड़ते हैं? नॉर्थ। तो इसका मतलब नॉर्थ वाले सारे देश जो है वो ठंडे रहेंगे, मतलब यूरोप पूरा कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा। किस महीने में? दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर के महीने में यहाँ पे क्या मनाया जाता है? क्रिसमस। 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो क्रिसमस यहाँ कब मनाया जाता है? ठंडी के महीने में मनाया जाता है। ठंडी के महीने में मतलब दिसंबर में मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन सूर्य कहाँ चमक रहा है? सूर्य चमक रहा है इस रेखा पे, मकर रेखा पे चमक रहा है। तो दिसंबर तो यहाँ भी है, लेकिन सूर्य चमक रहा है, तो दिसंबर में यहाँ गर्मी पड़ रही है। यहाँ पे दिसंबर में क्या हो रही है? गर्मी पड़ रही। तो ऑस्ट्रेलिया वाले क्रिसमस का त्यौहार गर्मी में मनाते हैं। नहीं समझ में आया? ऑस्ट्रेलिया वाले क्रिसमस का त्यौहार कब मनाते हैं? गर्मियों में मनाते हैं।
क्योंकि उनके यहाँ दिसंबर के महीने में गर्मी पड़ती है और हम लोग क्रिसमस का त्यौहार ठंडी में मनाते हैं। दिसंबर में हमारे यहाँ ठंडी पड़ती, हमारे यहाँ नहीं, बहुत सारे देशों में पड़ती। कर्क रेखा के उत्तर में जितने देश हैं सब ठंडी में चले जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी सूर्य जो है देखो 21 दिसंबर को सूर्य कहाँ चमकता है? इस पे चमकता है, मकर रेखा पे। और 21 जून को कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर। कहाँ पे? कर्क रेखा पर। अब 2 महीने और पड़ते हैं। एक यहाँ पे सूर्य साल में 2 बार विषुवत रेखा पे चमकता है। वो कौन सा महीना होता है? 21 मार्च, 21 मार्च या 23 मार्च, और 21 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च और 21 सितंबर 2 तारीखें ऐसी हैं जिसमें सूर्य कहाँ चमकता है? विषुवत रेखा पे चमकता है। जब सूर्य विषुवत रेखा पे चमकता है तो ना ऊपर ठंडी होती है ना नीचे ठंडी होती है। अभी जैसे सितंबर का महीना है, सितंबर 21 सितंबर आने वाला है। कब आएगा? 3 दिन बाद आ जाएगा। आएगा ये 3 दिन बाद। ठीक 3 दिन बाद सूर्य कहाँ चमकेगा? विषुवत रेखा पे। तो विषुवत रेखा पे चमकेगा तो पहली शर्त क्या होगी? पहली शर्त हो जाएगी कि 12 घंटे का दिन होगा पूरी पृथ्वी पे और 12 घंटे की रात होगी, बराबर चलेगा। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, और यही फिर से चलेगा। ये कब आएगा? फिर 21 मार्च को भी यही दिन आएगा। 21 मार्च को ही 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। ठीक है, तो ये विषुवत रेखा का कमाल है। लेकिन इसके ठीक उल्टा, जब सूर्य कर्क रेखा पे चमकता है तो सूर्य की रोशनी बहुत पड़ती है ना कर्क रेखा। गर्मी में 21 जून, याद करो 21 जून को गर्मी पड़ती है। तो क्या होता है? 21 जून को गर्मी पड़ती है, दिन लंबा रातें छोटी। गर्मी में यही होता है ना, दिन लंबा। हाँ, और सर्दियों में इसका उल्टा हो जाता है, दिन छोटा रातें लंबी। सर्दी में अभी देखो जल्दी थोड़ा रात होने लगी ना, 21 तारीख को एकदम बराबर हो जाएगा, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। 21 सितंबर से 21 दिसंबर तक 3 महीने, इन 3 महीने में रातें लंबी होती जाएंगी, दिन छोटा होता जाएगा। ठीक है, और जैसे 21 दिसंबर खत्म हो जाएगा फिर रातें छोटी होने लगेंगी, दिन होने लंबा होने लगेगा, और होते होते दोनों बराबर आ जाएंगे 21 मार्च को। फिर 21 मार्च को क्या होगा? 21 मार्च से फिर ऊपर की तरफ कर्क रेखा पे आएगा, 21 जून आएगा ना। 21 जून आते आते क्या होगा? दिन लंबा रात छोटी। तो सीधी सी बात है, ऐसे समझो, जब सूर्य कर्क रेखा पे चमकेगा तो दिन लंबा रात छोटी। जब सूर्य मकर रेखा पे चमकेगा तो तब मकर रेखा वालों का दिन लंबा रात छोटी। लेकिन मकर रेखा पे चमकेगा तो कर्क रेखा वालों का दिन कैसा हो जाएगा? छोटा, रात लंबी हो जाएगी। ठीक है, रात लंबी होगी तो जाड़ा पड़ने लगेगा। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ज़्यादा हो गया क्या? ठीक है, तो कर्क रेखा मकर रेखा समझ में आई। अब भारत में कर्क रेखा कौन से राज्यों में जाती है? भारत में मकर रेखा नहीं निकलती। भारत में कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा निकलती है। तो ये देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ये भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। 21 जून को इन 8 राज्यों के ठीक ऊपर से सूरज चमकता है। इसी वजह से 21 जून का दिन हम कह सकते हैं सबसे गर्म दिन होता होगा भारत का। इन 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, कौन से 8 राज्य हैं देखना। सबसे पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इसका एक सूत्र है, मित्र पर गमछा झार। क्या सूत्र है? मित्र पर गमछा, कुछ ऐसा है। मित्र माने मिजोरम, त्रा माने त्रिपुरा, और गा माने गुजरात, मा माने मध्य प्रदेश, झा माने झारखंड, छत्तीसगढ़,
छार होगा, हो सकता है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, 8 हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और रा से राजस्थान, 8 राज्य हो गए। ऐसे ही सूत्र याद कर सकते हो इसको। ठीक है, तो भारत के कितने राज्यों से जाती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से होकर गुजरती। ये 8 राज्य तुमको याद होने चाहिए। भारत के नक्शे में तुम लोगों के पास मैप है, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। और इसी तरह वो वाला भी रेखा है, एक मानक समय रेखा भी हमारे देश में। कौन सी रेखा? मानक समय रेखा। वो जो 0 डिग्री वाली हम लोगों ने पढ़ी थी, देशांतर रेखा पढ़ी थी, वो 0 डिग्री वाली पूर्व की तरफ आते आते कौन सी रेखा हो जाती? 82.5 डिग्री हो जाती। तो 82.5 डिग्री वाली रेखा हमारे देश से 5 राज्यों से होकर निकलती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से राज्यों से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश मतलब एमपी, और उसके बाद कौन सा आता है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और फिर उड़ीसा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होके जाती। इस रेखा का यूज पता क्या है? देखो, हमारे देश में सबसे पहला जो सूर्य की किरण पड़ती है वो यहाँ पे पड़ती है। ये जगह दिख रही हो, इसको कहते हैं कि बुथु। कौन सी जगह है ये? कि बुथु। ये कौन से राज्य में है? और अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ सुबह 4 ही बजे सूरज निकल आता है, 3 3:30 बजे निकल आता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य की रोशनी सबसे पहले यहाँ पड़ती। यहाँ से यहाँ की दूरी बहुत दूर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। यहाँ पे 4:30 बजे सूरज निकला, तो हमारे यहाँ कितने बजे निकला? ये इलाहाबाद जगह है, इलाहाबाद में मान लो हम लोग रहते हैं, 200 किलोमीटर है। यहाँ पे 6 बजे सूरज निकला। अपने यहाँ सूरज कितने बजे निकलता? हम तो सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। 6 बजे के आसपास निकलता है, तो 2 घंटे पहले मान लो, यहाँ 2 घंटे नहीं तो 1.5 घंटा तो मान ही लो, 1.5 घंटे पहले यहाँ निकल आता है। ठीक है, और यहाँ अगर सुबह 4 बजे सूरज निकला है तो यहाँ कितने बजे निकलेगा? 6 बजे। 2 घंटे का अंतर है। ठीक, 2 घंटे का अंतर है। और डूबता भी यहाँ जल्दी है। जैसे अपने यहाँ डूबा कितने बजे? शाम को 6 बजे, तो यहाँ 4 बजे का डूब जाए, 4:30 बजे डूब जाए। ठीक है, तो ये जो अब ये बड़ी समस्या थी। इधर वाले कह रहे थे कि हमारे सुबह 4 ही बजे से ऑफिस खोलो, 4 बजे दिन हो जाता है, स्कूल खोलो। इधर वाले कह रहे थे कि नहीं, हमारे यहाँ दिन तो 8 बजे होता है सुबह, सूरज जब निकलेगा तभी तो दिन माना जाएगा। तो बड़ी लड़ाई हुई। तो ये हुआ कि ये जो बाहर इसको बीचों बीच ऐसे काट दो, और ये जो रेखा है यहाँ पे, ये इलाहाबाद से निकलती है। इलाहाबाद में एक जगह है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से निकलती है रेखा। इसको कहा गया 82.5 डिग्री रेखा है। और ये इंग्लैंड का जो ग्रीनिच है जगह, वहाँ से 5.5 घंटे आगे रहेगा, और जो जितना समय यहाँ बचेगा वही पूरा देश मानेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कहा गया सुबह 10 बजे स्कूल खुलेंगे तो खुलेंगे यहाँ भी 10 बजे, शाम के 4 बजे बंद होंगे, तो पूरे देश में एक साथ 4 बजे स्कूल बंद होंगे। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे यहाँ सूरज जल्दी चला गया तो तुमने स्कूल जल्दी बंद कर दिया, अंधेरे में पढ़ाओ लाइट जला के। ठीक है, तो ये समझ में आया तुम लोगों को? तो अब कल का काम तुम लोगों का ये है कि भारत का नक्शा लोगे, और जितने भी राज्य हैं, इन लोगों के पास नक्शे हैं, दे देना। और जितने भी राज्य हैं, सारे राज्यों की लोकेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, राजधानी पता होनी चाहिए, और इसको भरना आना चाहिए कि ये महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ऐसे करके सारे याद करने हैं। ठीक है, चलो बस।